नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के ऊपर, जो कि बीपीएससी ट्री तीसरे चरण और तमाम राज्यों में खासतौर से हिंदी पट्टी में होने वाले लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो हिंदी व्याकरण को जो हमने आधार बनाया हुआ है, ये वासुदेव नंदन प्रसाद आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना नामक पुस्तक पर आधारित है। और इस प्रैक्टिस सेट में यानी कि पार्ट 1 के अंतर्गत हम हिंदी व्याकरण के बेसिक को समझते हुए संभावित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आपके स्व मूल्यांकन के दृष्टिकोण से और कुछ नए प्रश्नों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला सवाल पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। ऑप्शन दिया गया है 10, 11, 13 और 12। तो हिंदी वर्णमाला वर्णमाला की जब भी चर्चा की जाती है तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी गई है, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि इसको आप जोड़ेंगे तो 52 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आगे मैं इस पर बात करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ संयुक्त स्वर और कुछ संयुक्त व्यंजन की भी चर्चा की जाती है, जिस पर परीक्षाओं में सवाल आते रहे। तो जो ये प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि 11 स्वरों की चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये एकदम से मानक मैंने तथ्य बताया हुआ है, मानक गिनती है स्वरों और व्यंजनों को लेकर। तो स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 है। ठीक है, और टोटल जो वर्णों की संख्या है वो 52 है। तो ये तथ्य जरूर ध्यान में रखिए। कई बार ये छोटे छोटे तथ्य परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं। अभी मैं चर्चा कर ही रहा था कि वर्णमालाओं में संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन की भी चर्चा की गई। यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया कि संयुक्त स्वर कितने हैं। ऑप्शन दिया गया है 3, 5, 4, 6। तो संयुक्त स्वरों की जो संख्या है, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 4 मानी गई है। और वो 4 कौन कौन से हैं, जिसमें आप देखेंगे ए, ओ और औ, इनको माना गया है संयुक्त स्वर। ठीक है, अगर आप वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से इसका जिक्र किया गया है, और ये पूरा प्रश्न हमने इसी किताब से लिया हुआ। और ये सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास होने चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर तो संयुक्त स्वर की संख्या पूछ लिया गया है, लेकिन बदलते हुए बिहार के पैटर्न पर अगर देखा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि इन तीनों चारों का नाम दे दिया जाएगा। इसमें पूछ लिया जाएगा कि एक से अधिक है और इनमें से कोई नहीं। तो चाहे आप देख रहे हैं विकल्प किसी भी तरीके का हो, लेकिन आपका जो जवाब होगा इन्हीं पर आधारित होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में मुख्य मूल स्वर कितने हैं। देखिए, देख रहे हैं आपकी वर्णमाला को आधार बनाते हुए तीसरा प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है कि मुख्य मूल स्वर कितने। ऑप्शन दिया गया है 4, 7, 6, 5। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 माने गए हैं मुख्य मूल स्वर। अब और कौन कौन से वो मुख्य मूल स्वर हैं, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना शुरू हो गया होगा, और जो कि स्वाभाविक है। पहले हम बात करेंगे कि ये मूल स्वर हैं क्या। मूल स्वर उनको कहा जाता है जिनको कि ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। तो दूसरे शब्द में इसको भी आप ध्यान में रखिए कि मूल स्वर वही हैं जो कि ह्रस्व है। अब वो कौन कौन से मूल स्वर हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अ है, ई, ठीक है, इसके बाद छोटा उ और री, ये क्या है, मुख्य मूल स्वर है, और इन्हीं को हम यहाँ पर ह्रस्व स्वर भी कह रहे हैं। अब ह्रस्व स्वर के साथ ही एक इसका बड़ा भाई है जिसका नाम है दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर को हम बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो जो भी विद्यार्थी इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, अब वो नहीं कंफ्यूज होंगे या फिर इधर उधर नहीं देखेंगे। उनको लगेगा कि हमने तो पढ़ा था कि दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है और ह्रस्व स्वर को कहा जाता है मुख्य या फिर मूल स्वर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है ई, उ, री, आ। तो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। इसमें दीर्घ स्वर क्या है, आ है, और दीर्घ स्वर को मैंने बताया कि
द्विमात्रिक भी कहा जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा वक्त भी लगता है बोलने में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से स्वर परस्पर सवर्ण या सजाती है? अ ई ओ औ उ ए ऐ। तो इसमें सजातीय बताया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा आपके लिए नए ढंग का प्रश्न हो सकता है। कौन सा परस्पर सवर्ण सजाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, उ और उ जो है क्या है, परस्पर सवर्ण सजातीय स्वर के अंतर्गत इनको रखा गया है, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? ऑप्शन दिया गया 25, 10, 20, 15। स्पर्श व्यंजन को जब आप देखेंगे तो वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे स्पर्श व्यंजन बोले चाहे वर्गीय व्यंजन बोले, जब आप वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक पढ़ेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से स्पर्श व्यंजन के बारे में बताया गया कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से जो भी उच्चारण किए जाते हैं उसको स्पर्श कहा जाता है, यानी कि जो 5 उच्चारण स्थान है, ठीक है, ये सब स्पर्श व्यंजन के नाम पर जाने जाते हैं, जिसमें कि क हो गया, ठीक है, इसके बाद च है, फिर ट है, फिर त है और फिर प है। इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंग तक आता है। इसी तरीके से पूरा आपको क से लेकर ग तक पूरा याद होना चाहिए। और कई बार तो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भले आप एमए की पढ़ाई कर रहे हो चाहे बीए कर रहे हो, लेकिन बचपन में जो आपने क ख ग घ पढ़ा उसका इंपॉर्टेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सब कई बार एग्जाम में आपके लिए कठिनाई भी पैदा कर देते हैं अगर थोड़ा सा मिस्टेक इधर उधर किए तो स्पर्श व्यंजन को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? वर्गीय व्यंजन। इसकी संख्या मानी गई है कुल 25, ठीक है। क से लेकर म तक जो भी वर्ण है वो स्पर्श व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं, जिनको कि हम दूसरे शब्दों में मैंने कहा कि वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, जिसमें कि आप पढ़े होंगे य, र, ल, व। तो साथ में इसको भी आप याद कर लीजिए। और इसके बाद है ऊष्म व्यंजन, ठीक है, जिसमें कि आपने 3 तरीके के श की चर्चा सुनी होगी, ठीक, इसी में ह भी आप जोड़ सकते हैं। तो हमने स्पर्श व्यंजन के साथ साथ व्यंजन के और जो 2-3 भाग हैं उनको भी हमने देख लिया है। तो इसीलिए देखिए पीडीएफ में अगर भेज देता तो शायद इस चीज को आप नहीं समझ पाते। इसलिए वक्त निकाल कर कुछ देर तक इस चैनल को दीजिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और आपको लगेगा कि पेपर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्न 6 के माध्यम से आपने स्पर्श व्यंजन भी देख लिया, ठीक है, इस अंतस्थ व्यंजन को भी देख लिया और ऊष्म व्यंजन को भी देख लिया, कौन किसके अंतर्गत आता है। अब पेपर बनाने वाला कितना भी घुमा कर दे, चाहे कूट के आधार पर दे, चाहे बीपीएससी पैटर्न के आधार पर दे, या फिर सीधे सीधे पूछ ले, आप कहीं भी नहीं फंस पाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तो तालव्य कौन सा वर्ण है? ऑप्शन दिया गया है ट, ज, क, व। इसमें चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि अलग अलग वर्ग के वर्ण रखे गए हैं, ठीक है, तो हमें बताना है तालव्य। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का, तालव्य के अंतर्गत आ रहा है ज, क्योंकि ज जो है वो च वर्ग का है और च वर्ग को हम तालव्य के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका शब्द है तालु, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और यहाँ पर ट आप देख रहे हैं कि मूर्धन्य से, क कंठ से, ओ क्या है? दंत्योष्ठ है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, दंत्योष्ठ के अंतर्गत आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रश्न के माध्यम से भी आपने अलग अलग वर्गों के वर्णों के उच्चारण स्थान को अच्छे से देख पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? नहीं पर यहाँ पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो पहले तो हमें परीक्षा में जाते ही नहीं को हाईलाइट करना है और ध्यान में रखना है कि कौन सा मूर्धन्य नहीं, यानी कि इसमें जो 4 नाम दिए गए हैं उसमें से कोई एक है जो कि अलग किसी वर्ग का है। तो ऑप्शन दिया गया है री, ई, अड़ और ठ। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ई जो है वो क्या है? ये भी तालु से ही रिलेटेड है, ठीक है। और मूर्धन्य में री जब आप बोलेंगे, ठीक है, तो ये अड़ बोलेंगे, ठ बोलेंगे, तो ये सब किस में आ गया? मूर्धन्य के अंतर्गत आ गया है।
ई जो है वो तालव्य के अंतर्गत है। तो इस तरीके से मूर्धन्य में कौन कौन से वर्ग के आते हैं, खासतौर से जब भी बात की जाती है तो मूर्धन्य को हम मूर्धा भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखना है, मूर्धा। और जो ट वर्ग है पूरा, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक, और यहाँ पर तो जो सही आंसर हो रहा है वो स्वर के रूप में है ई। ठीक, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है। ठीक है, अल्प प्राण के बारे में बताना है। तो जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, स्वघोष और अघोष, इनको एग्जाम के पहले आप बिल्कुल तैयार करके जाइए कि कौन किसके अंतर्गत आता है। ऑलरेडी मैंने कई वीडियो इस पर बनाई हुई है। हिंदी व्याकरण वाली जो मेरी वीडियो है उसको आप पहले भी देख चुके होंगे, और जो मैं यहाँ पर संकेत कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार विद्यार्थी मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर मैं फला चीज को पढ़ रहा हूँ याद नहीं हो रहा है, ढेका चीज को पढ़ रहा हूँ याद नहीं हो रहा है, कैसे मैं याद करूं। मानो चिंतन पर या फिर समझने पर उनका जोर नहीं है, याद करने पर जोर है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं जो व्याकरण है ये फार्मूला बद्ध है। अगर एक बार आपको फार्मूला या फिर सूत्र समझ में आ गया तो आप इस पे सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अगर नहीं समझे आप तो फिर आप किसी के नोट्स के पीछे भागेंगे, किसी के पीडीएफ के पीछे भागेंगे और भागते ही रहेंगे। तो आप प्लीज कंसंट्रेट होके कम से कम अल्प प्राण, महाप्राण, स्वघोष, अघोष को समझ जाइए, और ऊपर कौन कौन से उच्चारण स्थान में कौन कौन से वर्ण आते हैं, किस वर्ग में आते हैं, इन सभी को समझ जाइए। तो आप किसी भी परीक्षा में बिल्कुल हड़बड़ाएंगे नहीं, हतोत्साहित भी नहीं होंगे। तो हमें बताना था कि अल्प प्राण कौन सा नहीं है। मैंने यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, अल्प प्राण 135, महाप्राण 24। मैं भी जब परीक्षाओं में जाता था तो महाप्राण को एकदम से मैं याद करके रखता था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, अगर ये याद है तो अपने आप अल्प प्राण याद हो जाएगा। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन सा इसमें नहीं है, तो आपने फॉर्मूला को देखते हुए अपने दिमाग में ला दिया होगा। सही जवाब इसका क्या है, ऑप्शन डी है। झ जो है वो अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं है। तो झ पता होना चाहिए कि ये किस में है, इसलिए क ख ग घ आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है क ख ग घ हम भूलना शुरू कर देते हैं, लेकिन याद रखिए जब आप बचपन में छोटे थे तो आपके टैलेंटेड होने का प्रतिमान था कि आप ABCD सुना देते थे और क ख ग घ भी सुना देते थे, उसको टैलेंटेड माना जाता था। लेकिन ये टैलेंट आपके आखिरी समय तक बचा के रखना है। तो आप देख रहे हैं कि क्यों हुआ महाप्राण झ, यहाँ पर झ क्या है, महाप्राण है। ठीक, तो आप फार्मूला याद रखिए, महाप्राण बराबर 24। अब बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है। ये देखिए, इसका मतलब है कि आपको वर्णमाला बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। क में आ गए 5, च में आ गए 5, तो 10 तो हो गए पूरा 2 वर्ग के। 11वां नंबर पे कौन है, तो जब तक क ख ग घ नहीं याद होगा। अब इसके लिए बताइए आपको कौन सी किताब में बताऊं जो आप पढ़ें। इसके लिए तो व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन दिया गया है ढ, ठ, ट और य। तो 11वां व्यंजन अगर आप नोट कर लेंगे तुरंत बता देंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ट जो है वो 11वां व्यंजन है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप अपना पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया कि इनमें नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के, नासिक को हम नासिका भी कई बार बोलते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। नासिक के व्यंजन कौन सा है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है म, प, य, ई, अण दिया है। ठीक है ना, म, प, य, ड़। तो इसमें नासिक के व्यंजन कौन सा है हमें बताना है। तो नासिक के का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, म जो है क्या है, नासिक के व्यंजन के अंतर्गत है। और इस अगला जो प्रश्न है, इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है ल, ड़, र, फ। ठीक, तो उत्क्षिप्त व्यंजन हमें बताना है। ठीक है ना, सही जवाब है ऑप्शन बी, अड़ को आप उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक, चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, ऑप्शन दिया गया है री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी बात जो है वो गलत है, यानी कि दूसरे शब्द में असत्य है। तो री का उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा है, ये तो सही है।
य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। देखिए स्वर की एक यहाँ पर और शाखा आपको दिखाई दे रही है, अर्ध स्वर, जिसमें य और व को रखा जाता है। तो ये भी बात क्या है, सही है। कहा गया कि स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये भी क्या बात सही है। और कहा गया कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, ये बात इस ऑप्शन के हिसाब से क्या है, गलत है। ठीक, ऊपर की जब तीनों ऑप्शन सही हो गए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता तो ली जा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया है, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से उ उ ओष्ठ माने गए हैं, समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, और विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसका मतलब है कि इसमें कोई एक कथन है जो कि सही है। ठीक है, तो मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि स्वर के माध्यम से ही क्या होती है, मात्राएं लगती हैं। उच्चारण की दृष्टि से उ उ ओष्ठ माने गए। तो आप देख रहे हैं कि ये बात क्या है, सही है। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, ये बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, गलत है। विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है। ठीक है, ये भी बात क्या यहाँ पर गलत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि उच्चारण की दृष्टि से उ उ ओष्ठ माने गए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण कंठ नहीं है। कौन सा वर्ण कंठ नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ख ह ई आ, कंठ नहीं है। तो एक तो आप देखेंगे कि व्यंजन में कंठ क वर्ग हो गया, और स्वर में आप उच्चारण के हिसाब से आप देखिए इसमें कौन सा कंठ नहीं, ठीक है ना। तो इन चारों ऑप्शन को देखने के बाद देख रहे हैं आप कि जो ई है, ई का जो स्थान कहां पर है वो है तालु। ठीक है, जिसको कि हम तालव्य नाम से भी देख रहे थे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है कि गवाक्ष शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गवाक्ष, ठीक है, ऑप्शन में इसका इसकी संधि विच्छेद की गई है, गौधन अक्ष, गौधन अक्ष, गोधन अक्ष, गवाधन अक्ष। तो अलग अलग ढंग से किया गया है, और खास तौर से जब संधि क्लियर नहीं होती है तो फिर क्या होती है, दिक्कत से होने लगती है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो है गोधन अक्ष। ठीक है, जब आप देख रहे हैं कि ओ और अ मिल रहा है तो क्या हो जा रहा है, व हो जा रहा है। आप लक्षण के आधार पर बता सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। ये आप लोगों के लिए होम वर्क है। ठीक है, ई को य, उ को व, ठीक है, और ओ को औ किसमें हो जाता है, ये सब लक्षण हमने संधि पढ़ाते हुए भी बताया हुआ है, और आप अपने प्रैक्टिस सेट में भी देखे होंगे। कम से कम इसी बहाने जो संधियों की पारिभाषिक लक्षण है उनको भी एक बार आप रिपीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक, अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, गलत हमें बताना है। संस्कृत, समधनकृत, तद्धित, तत्धनधित, नीरस, निधनरस, अनेक, अनधन एक। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो समधनकृत सही है, निधनरस, नीरस सही है, अनधन एक, अनेक सही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन बी है तत्धनधित, इसमें क्या है, गलत है। ठीक, तद्धित का जो यहाँ पर होगा वो तत्धन हित होगा। ठीक है, धित के जगह पर हित का प्रयोग होगा। इसी तरीके से मिलता जुलता एक शब्द है उद्धत। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उत धन इसका है हत, इसका हो गया उद्धत। ठीक, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है। एक धन एक, एक एक, रवि धन इंद्र, रविंद्र, अति धन अधिक, अत्यधिक, वर्षा धन ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया है, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द सही है, सही को बताना है। तो आप देख रहे हैं एक धन एक, ठीक है, लिखा है एक एक, क्या है, गलत है। रवि धन इंद्र, रविंद्र, इसमें बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी। ठीक, अति धन अधिक, तो लिखा है अत्यधिक होना चाहिए था, तो अत्यधिक लिखा है, गलत है। वर्षा धन ऋतु, वर्षा ऋतु। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी है।
ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर संधि का नाम नहीं पूछा गया बल्कि संधि विच्छेदों का यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब है कि कम से कम हमको किसी भी शब्द के आखिरी और पहले का जो मिश्रण हो रहा है वो आगे चलकर क्या प्रभावित कर रहा है, ये सारी चीजें देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? दिक धन मंडल, दिग्मंडल, अनधन रित, अनृत, मातृधन इच्छा, मातृच्छा, देवी धन अवतरण, दिव्यावतरण। तो इसमें से कौन सा शब्द सही है हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, अनधन रित, अनृत शब्द क्या है, सही है। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया मुख कमल, गंगा जल, कार्यकुशल, राष्ट्रपति। तो तत्पुरुष समास जिसमें कि विभक्तियों का लोप होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं, और हमें बताना कि कौन सा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर मुख कमल, गंगा जल, कार्य कुशल, राष्ट्रपति ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। मुख कमल यहाँ पर तत्पुरुष में नहीं है बल्कि आप देखेंगे कि इसको आप कर्म धारा में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी गंगा का जल, कार्य में कुशल, ठीक है, राष्ट्र का पति। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ठीक, तो हमने कुल 20 प्रश्नों पर यहाँ पर चर्चा की है। अगर ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे लगे होंगे, आपके लिए उपयोगी लगे होंगे, तो आप कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स पर ही निर्भर होगा कि प्रश्नों की संख्या और बढ़ाया जाए और इस प्रैक्टिस सेट को और आगे हम कंटिन्यू करें, क्योंकि हिंदी व्याकरण को लेकर कई बार जो परीक्षाओं में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है काफी ज्यादा होता है। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, जिसकी वजह से मैं इस जो क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाऊं और आपके परीक्षाओं की दृष्टिकोण से आपकी सफलता के द्वार तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।